नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको मार्च के मंथली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। देखिए, जो मार्च के मंथली करंट अफेयर है उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड का कंबाइन पार्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपको डेली करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं आपको जनवरी मंथ के, फरवरी मंथ के और ये मार्च मंथ के मंथली करंट अफेयर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको नेशनल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। मैं हाल ही में इंडिया में क्या हुआ है, तो हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको हम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम बोलते हैं। ये 2026 में कहां पर हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आईकर कन्वेंशन सेंटर जो है ना, वहां पर ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम हुआ था। इसका उद्घाटन किया था जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। टीम याद रख सकते हो आप, ड्राइविंग प्रोसेस अटेंडिंग न्यू हाइट इसकी टीम थी। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं जो यूएन डिक्लेयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर है ना, उसको इससे हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लोबल कन्वेंशन वुमेन इन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में इंडिया ने रिन्यू करा है बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट। तो बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट रिन्यू करा है किसके साथ? जापान के साथ। और ये जो अरेंजमेंट है वो मेंटेन करेगा $75 बिलियन को मेंटेन करेगा ये बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट। बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ये जो कंट्री की इकोनॉमी और शॉर्ट टर्म के लिए जो लिक्विडिटी होती है ना, उसके लिए हम दो कंट्री के बीच में बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपडेट कराए जो जीडीपी मेजरमेंट है उसको। तो इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, इसका नाम है न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट एस्टिमेट। ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी इन्होंने जीडीपी की रिपोर्ट, उसका जो बेस ईयर था ना, वो 2011-12 बेस ईयर से लेकर 22-23 बेस ईयर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रोग्राम, एक कैंपेन लॉन्च करा था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन यानी HPV वैक्सीनेशन। ये कैंपेन लॉन्च करा था हमने। जो 14 साल की गर्ल्स हैं पूरे इंडिया में, उनके लिए ये वैक्सीनेशन कैंप था और लगभग 12 मिलियन 14 साल की गर्ल्स को ये वैक्सीन लगी है। अब ये वैक्सीन किस लिए लगी है? वुमेन्स में क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होता है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट करा था गवर्नमेंट ने। तो सर्वाइकल कैंसर जो है ना, हमारा ये टारगेट है कि हमें 90% तक जो गर्ल्स है ना उनको वैक्सीनेट करना है, 70% वुमेन्स को वैक्सीनेट करना है और 90% जो भी केसेस हैं उसको डायग्नोस करना है। तो ये टारगेट है 90, 70 और 90 का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये हमें 2030 तक करना है। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर वुमेन्स में होता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए HPV वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट करा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस ने लॉन्च करा है स्फूर्ति। ये वुमेन्स डे के दिन स्फूर्ति लॉन्च करा था L&T फाइनेंस ने। ये नेशन वाइड प्रोग्राम था, वुमेन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर्स हैं, उनकी एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च करता है स्फूर्ति L&T फाइनेंस ने। L&T फाइनेंस जो है ना, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कराए और डिक्लेयर कराए जो मदुरई एयरपोर्ट है ना, मदुरई एयरपोर्ट जो है ना, ये तमिलनाडु में, और मदुरई एयरपोर्ट को हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है हाल ही में। तो मदुरई एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। मदुरई को हम टेम्पल सिटी के नाम से जानते हैं, तो मदुरई जो जगह है तमिलनाडु में, उसका जो एयरपोर्ट है मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है हाल ही में। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है मदुरई एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी है ना, ये इंडिया का पहला पोर्ट बन चुका है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, जिसने लॉन्च करा है डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव निकाला है वीओ चिदम्बरम पोर्ट ने। ये क्या करेगा? ये क्रिएट करेगा जो रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, एसेट्स के, मैरीटाइम इकोसिस्टम को, और जो ऑपरेशन और एनालिटिक्स होता है उनको भी इंप्रूव करने के लिए डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव निकाला है। देखिए, जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है ना, वो काफी न्यूज में था। और ये कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये टूटीकुरीन डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां पर पड़ता है। और वीओ चिदम्बरम पोर्ट को हम टूटीकुरीन पोर्ट भी बोलते थे। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है, उसमें से एक है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको 13 जो पोर्ट है इंडिया में, उनके नाम याद होना चाहिए, वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले पोर्ट की बात करते हैं तो गुजरात स्टेट में चलते हैं। ये हमारे गुजरात स्टेट है, और गुजरात में जो पोर्ट है उसको हम कांडला पोर्ट बोलते हैं। कांडला पोर्ट को हम पहले दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते थे। फिर महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं तो उसमें 2 पोर्ट हैं। पहला तो बम्बई पोर्ट है, और जो बम्बई पोर्ट है ना, ये इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट और हार्बर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैंने आपको दीनदयाल पोर्ट के बारे में बताया, तो दीनदयाल पोर्ट जो है ना, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, जिसमें जो कार्गो वॉल्यूम है ना, वो सबसे ज्यादा है। कार्गो वॉल्यूम और टाइडल पोर्ट, ये इंडिया का टाइडल पोर्ट भी है, और इसमें जो कार्गो वॉल्यूम है, सामान का आवक जावक, वो सबसे ज्यादा आती है कांडला पोर्ट में। और जो बम्बई का पोर्ट है, जिसको बम्बई पोर्ट
बोलते हैं, ये इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट और हार्बर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है बॉम्बे में एक और, जिसको नावा सावा भी बोलते थे पहले हम। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ना, जिसको जीएनपीटी बोलते हैं, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, यानी सबसे ज्यादा जो कंटेनर है ना, वो सबसे ज्यादा कंटेनर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में आते हैं। तो ये 2 स्टेट में 3 पोर्ट पढ़ाए मैंने आपको। फिर चलते हैं गोवा में। गोवा में एक पोर्ट है जिसका नाम है मर्मुगांव पोर्ट। तो जो मर्मुगांव पोर्ट कहाँ पर है, वो गोवा में। फिर कर्नाटका में एक पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट जो है ना, ये डीपेस्ट इनर हार्बर्स पोर्ट है ईस्ट कोस्ट का, जिसको हम गेटवे टू कर्नाटका बोलते हैं। डीपेस्ट इनर हार्बर्स है इसमें न्यू मैंगलोर पोर्ट में। फिर केरला स्टेट में चलते हैं। केरल में जो पोर्ट है उसका नाम है कोचीन पोर्ट, जिसको हम पहले कोची पोर्ट भी बोलते थे। ये हमारा वेस्ट साइड वाला जो कोस्ट है ना, उसमें जितने भी पोर्ट आते थे मैंने पढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको ईस्ट वाले जो पोर्ट हैं वो पढ़ाता हूँ। तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट हैं, हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। फिर उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में पेरादीप पोर्ट है, पेरादीप पोर्ट उड़ीसा में। नेक्स्ट पोर्ट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ना, ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट है इंडिया का। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि कोलकाता में, ये इंडिया का एक लौता मेजर रिवर लाइन पोर्ट है। तो इंडिया का एक लौता मेजर रिवर लाइन पोर्ट कौन सा है, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तमिलनाडु में 3 पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट, इन्नौर पोर्ट जिसको कामाझार पोर्ट बोलते हैं। कामाझार पोर्ट जिसको इन्नौर पोर्ट बोलते हैं, ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज मेजर पोर्ट है। फिर तमिलनाडु में एक और पोर्ट है टूटीकुरिन पोर्ट, जिसको वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी बोलते हैं। तो ये टोटल इंडिया में जो 13 मेजर पोर्ट हैं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद होना चाहिए ये 13 मेजर पोर्ट। सबसे ज्यादा जो पोर्ट है ना वो तमिलनाडु में, सबसे बड़े पोर्ट तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, इनका नाम है पीयूष गोयल, इन्होंने उद्घाटन किया था 14 एडिशन ऑफ आहार 2026 का। ये जो आहार है ना, ये वर्ल्ड का प्रीमियम B2B ट्रेड प्लेटफॉर्म है, यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें फ्रूट और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री आती है इस प्लेटफॉर्म में। और ये जो है ना न्यू दिल्ली में, इसको उद्घाटन किया था किसने, हमारे पीयूष गोयल ने। ये ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइंट वेंचर है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो आहार का जो 40 एडिशन हुआ है ना, उसकी पार्टनर कंट्री कौन सी थी इस बार, तो इस बार जो पार्टनर कंट्री थी ना, वो इटली थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है, उसने ऑर्गेनाइज कराया है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरी। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी ये कहां पर हुई थी, तो ये शहर कश्मीर में हुई थी। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके अधीन करी थी हमने, तो हमारे जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत हमने ये कॉन्फ्रेंस करी थी। तो इस स्कीम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने सेंक्शन करा था कितना इन्वेस्टमेंट, इसमें हम टोटल 2300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे जो कोल्ड फिशरी है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। तो आपको याद रखना है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कोल्ड वाटर फिशरी की, ये शाहाना कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे कम्युनिकेशन के, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने उद्घाटन कराए समृद्धि केंद्र का। ये इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस सेंटर है और इसका उद्घाटन किया था उमरई विलेज में। उमरई विलेज जो है ना, वो गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ये समृद्धि ग्राम डिजिटल सर्विस पायलट इनिशिएटिव जो है ना, ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल और एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइड करेगा जो लोकल्स होते हैं वहां पर। तो भारत नेट जो है ना, इसको कंट्रोल करेगा और ये इसका उद्घाटन किया है हमने सबसे पहली बार उमरई विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक सबमिट दी है, एक रिपोर्ट दी है, जिसको हम इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट बोलते हैं। और ये जो नागोया प्रोटोकॉल है ना, उसके तहत इम्प्लीमेंट करा है हमने। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी। तो आपको याद रखना है ये रिपोर्ट 1 नवंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट है। तो फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन आरोग्य प्रोटोकॉल के तहत हमने ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने दी है। नागोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं, 2007-10 में इसको लेके आए थे नागोया प्रोटोकॉल को। और ये क्या करता है, कन्वेंशन करता है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनको। अब कुछ कन्वेंशन और प्रोटोकॉल बताता हूँ। तो वियना कन्वेंशन की बात करते हैं। तो वियना कन्वेंशन किस लिए हुआ था, इसका ईयर याद होना चाहिए आपको। इसका ईयर था 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। जो ओजोन लेयर होती है ना, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन करा था हमने। फिर आपको दिख रहा होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये 1987 में आया था और ये लीगल बाइंडिंग ट्रीटी थी अंडर वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन के अंदर जो लीगल बाइंडिंग ट्रीटी थी वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस है यानी ओडीएस है, उसके लिए हमने ये ट्रीटी करी थी। फिर पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 12 दिसंबर 2015 में। जो COP21 हुआ था पेरिस में, वहां पर पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था।
फिर नेक्स्ट एग्रीमेंट है हमारे किगाली एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट 2016 में साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लीगल बाइंडिंग करने के लिए 170 नेशन में, उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में जो ट्राइबल मिनिस्टर है हमारे जुवाल ओरम, इन्होंने लॉन्च करा है प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड रीजा। तो ये टाइमलेस ट्राइबल के लिए रीजा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था ट्राइबल मिनिस्टर अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ये रीजा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था। ये प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च करा था? जो भी ट्राइबल हेरिटेज है उसको ग्लोबल लेवल में हमें प्रमोट करना है। रीजा क्या करेगा, जो ट्रेडिशनल हैंडलूम्स क्लोथ्स होते हैं त्रिपुरा के, उसको क्या करेगा, उसको ग्लोबल लेवल में प्रमोट करेगा। तो जो भी ट्राइब्स होती हैं वो हैंडलूम्स बनाती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए रीजा इनिशिएटिव निकाला था गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ने, जिनका नाम है मनोहर लाल, उन्होंने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का उद्घाटन कराए। और ये समिट कहां पर हुई थी? तो यशोभूमि न्यू दिल्ली में ये समिट हुई थी। देखिए जो भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट हुई है ना, उसमें ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कार्बन मार्केट की। और जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल भी लॉन्च करा था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है अपना न्यू इनकम टैक्स रूल। तो न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 का ये लॉन्च करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसने एक कैंपेन भी चलाया था, प्रारंभ 2026 कैंपेन। तो ये एडुकेट करेगा जो सिटीजन है, उनको ये बताएगा न्यू इनकम टैक्स के बारे में। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया था 2025 में, जो भी इसमें रूल्स चेंज हुए हैं उनको आप पढ़ सकते हो इस कैंपेन के तहत। तो ये इनिशिएटिव प्रारंभ लॉन्च करा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, उसने लॉन्च करा है लार्जेस्ट प्रेगनेंसी कोहार्ट स्टडी गर्भ आईनी इनिशिएटिव। 12,000 वुमेन्स को डेवलप करा है एआई ड्रिवन सोल्यूशन प्री टर्म बर्थ के साथ। तो आपको याद रखना है लार्जेस्ट प्रेगनेंसी कोहार्ट स्टडी करी है गर्भनी इनिशिएटिव के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो हाल ही में इंडिया ने होस्ट करा है बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्सिव प्रोग्राम। ये लॉन्च करा था मध्य प्रदेश से। देखिए ये कौन से प्रोग्राम के तहत करा था? तो जो 6th बिम्स्टेक समिट हुई थी, ये होस्ट करी थी थाईलैंड ने अप्रैल 2025 में। उसके तहत बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्शन प्रोग्राम लॉन्च करा था मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो हाल ही में जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने लॉन्च करा है इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये लद्दाख में लॉन्च करा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के दिन। ये किस टाइप का इनिशिएटिव है? जो कोल्ड डेजर्ट रिवर है ना, उसको रिस्टोरेशन करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करा है लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने। तो इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो हाल ही में डिजिटल इंडिया भासनी डिवीजन है। डिजिटल इंडिया का जो भासनी डिवीजन है और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम PFRDA बोलते हैं, तो भासनी डिवीजन ने और PFRD ने एक MOU साइन करा है। ये इन्होंने क्या लॉन्च करा है? भासनी फॉर सेवा संचालन। ये इंटीग्रेटेड मल्टीलिंगुअल AI पेंशन सर्विस के लिए लॉन्च करा है भासनी फॉर सेवा संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो हाल ही में जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए और क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, जैसे क्रिटिकल मिनरल लिथियम हो गया, तो इन सब के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया का टारगेट क्या है? तो इंडिया का टारगेट है कि 5,000 टन कैपेसिटी इंट्रोड्यूस करनी है, हमको प्रोड्यूस करनी है 2030 तक। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि इंडिया ने एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया है 4 स्टेट में। तो वो 4 स्टेट कौन कौन सी आप मुझे बताओ कि ये कॉरिडोर किन 4 स्टेट में बनने वाला है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च करा था नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये जनवरी 2025 में लॉन्च करा है। हमें सेल्फ लाइन बनना है 30 विटल्स मिनरल्स के। देखिए अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ना, वो हम दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट ना करके उनकी सप्लाई चेन बंद करनी है और खुद के मिनरल्स ढूंढने हैं, उनका प्रोडक्शन करना है, हमको जमीन से खोजने हैं मिनरल्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि 5,000 टन कैपेसिटी जनरेट करनी है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर ने होस्ट करा था फर्स्ट ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेट मीटिंग। तो ये कोऑर्डिनेट मीटिंग, इसकी थीम थी इस बार बिल्डिंग फॉर रिलायंस इनोवेशन एंड कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो हाल ही में 12th एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोक्यूरेटर में, ये हुई थी और ये न्यू दिल्ली में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ने नितिन गडकरी और उनके साथ थे अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च कराए प्रिज्म SG पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेज मैनेजमेंट स्टील गाइडर। तो ये पोर्टल लॉन्च कराए न्यू दिल्ली में। ये क्या करेगा? जो कंस्ट्रक्शन रोड ओवर ब्रिज हो रहा है ना, उसको बताएगा ये पोर्टल। वो ये बताएगा जो भी रोड ओवर ब्रिज बन रहे हैं ना, चाहे वो रेलवे के ऊपर हो चाहे रोड के ऊपर हो, तो वो कितना कंप्लीट हुआ है उसकी प्रोग्रेस बताएगा और अप्रूवल बताएगा कि कौन सा ब्रिज बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो हाल ही में जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है, जिसको हम गोरख किक
भी बोलते हैं, उसके बच्चे का जन्म हुआ है हाल ही में। ये एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज है। तो ये गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बच्चे ने जन्म दिया है। यहाँ पर बहुत एक्सपेरिमेंट करे थे, उसके बाद ये रेयर स्पीशीज बर्थ हुआ है यहाँ पर। तो एक डेकेड हो चुका है। जो गोराट कीक है उसका बच्चा पहली बार पैदा हुआ है इंडिया में। तो ये बर्थ हुआ है कहाँ पर? कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकल एंड डेंजरस, और WPA स्टेटस है जो 1972 में आया था, शेड्यूल फर्स्ट में आया है, यानी हाईली प्रोटेक्शन है इसको। साइट्स की जो अपेंडिक्स 1 होता है ना, उसमें रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट LPG ATM ये करा था गुरुग्राम हरियाणा में। फिर आपको एक ऑपरेशन याद रखना है, इस ऑपरेशन का नाम है ऊर्जा सुरक्षा। ये इनिशिएटिव लॉन्च करा था इंडियन नेवी ने। जो ऑयल और गैस है ना, जो ऑयल और गैस शिपमेंट आ रहा है हमारे वेस्ट एशिया से, उसको सिक्योर करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो हाल ही में नेशनल वुमेन कमीशन ने एक कोलेबोरेशन करा है ट्रू कॉलर के साथ, और इन्होंने लॉन्च करा है ट्रू साइबर सखी इनिशिएटिव लॉन्च करा है। ये टूल किट है जो वुमेन है उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये ट्रू कॉलर और नेशनल वुमेन कमीशन ने करा था। अब एक क्वेश्चन आता है, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स है उसके चेयरपर्सन कौन है? विजय किशोर रेडकर जो है ना, ये नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्तुति प्रधान। ये यंग लीडर बन चुकी हैं, सिक्किम की हैं ये स्तुति प्रधान, इनका नाम मत भूलना। और ये सिलेक्ट हुई है वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में। तो इंडिया की स्तुति प्रधान ये सिक्किम स्टेट की हैं, और ये यंग लीडर हैं जो सिलेक्ट हुई हैं वर्ल्ड यंग पार्लियामेंट में। देखिए ये स्टेट लेवल विनर थी विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 में, और इसमें विनर बन के ये वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुई हैं। देखिए जो नेशनल करंट अफेयर है ना, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं आपको स्टेट्स के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया था फर्स्ट एग्रीकल्चर कैबिनेट। ये जो ट्राइबल रीजन है बारवानी में, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया था। ये किस इनिशिएटिव का पार्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो फार्मर है ना उनको एम्पावर करना, हॉर्टिकल्चर टू मार्केट चेन उसको बढ़ाना है हमें, फार्मर वेलफेयर ईयर 2026 के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में मेगा प्लांटेशन लगाया गया है। ये वाराणसी में लगाया गया है। इसमें लगभग 2.51 लाख प्लांट लगाया हमने 1 आवर के अंदर, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन लोगों ने। मेगा प्लांटेशन कैंपेन चलाया था वाराणसी में, और 1 घंटे के अंदर सिर्फ 2.51 लाख हमने लगाए हैं, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो जो मुंबई का सब एरियन डिस्ट्रिक्ट है उसने लॉन्च करा था सक्षम स्किल सर्वे। ये इंडिया का पहला इनिशिएटिव था इस प्रकार का, और ये क्या करेगा, जो स्टडी स्किल से यूथ की 18 से लेकर 24 साल के जो यूथ हैं उनकी स्किल को जानेगा। तो सक्षम स्किल सर्वे बॉम्बे अर्बन सब डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करा है कि वो 2026 के जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं ना, वो कौन कौन सी स्टेट में होने वाले हैं। तो हाल ही में आसाम स्टेट, केरल स्टेट, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी में क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाले इंडिया में। तो आसाम में जो नंबर ऑफ सीट्स है ना 126 है, केरल में 140, पुडुचेरी में 30, तमिलनाडु में 234, और वेस्ट बंगाल में हाल ही में इलेक्शन चल रहे हैं 294 नंबर ऑफ सीट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये क्या करती है, ये कंडक्ट कराती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक तो हमारे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनके अंदर 2 जन आते हैं जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। तो एक तो मेन हो गई पोस्ट हमारी जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, और 2 इसमें जो होते हैं ना वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना कब था, 25 जनवरी 1950 में ये पोस्ट बनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब आपको याद रखना है जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ना उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है ना ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। अब इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं। पहले का नाम याद रखो सुखवीर सिंह सद्दू, और दूसरे जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है विवेक जोशी। देखिए इलेक्शन होने वाले इंडिया में, तो उससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। आपको याद रखना है जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना वो एक होते हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार प्रेजेंट में है, और 2 इनके नीचे काम करते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो एक का नाम है सुखवीर सिंह सद्दू, दूसरे का नाम है विवेक जोशी, और ये एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं इंडिया में तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। 25 जनवरी 1950 में हमने बनाया था, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो हाल ही में तो बिहार स्टेट है उसने अपना 114th फाउंडेशन डे बनाया है। बिहार स्टेट बनी थी 22 मार्च को, और बिहार बंगाल से
से अलग होके, यानी 1912 में अलग हो गई थी बंगाल से बिहार। इस बार की जो थीम थी ना, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, इसकी थीम थी। बिहार के नए गवर्नर बने जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद एट हुसैन। तो बिहार के नए गवर्नर बने, हमको आपको इनका नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सैयद हसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है निंगोल वन इनिशिएटिव। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था उस दिन लॉन्च करा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च करा था मणिपुर गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में गुजरात असेंबली ने क्या करा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है उसको पास कर दिया है गुजरात असेंबली ने। और गुजरात जो है ना, ये सेकेंड स्टेट बन चुकी है इंडिया की जिसने अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है। पहली स्टेट कौन सी थी, वो थी उत्तराखंड। उत्तराखंड पहली स्टेट थी जिसने इंप्लीमेंट करा था अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सेकंड नंबर पे गुजरात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करा था 27 जनवरी को उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तमिलनाडु स्टेट ने लॉन्च करा है स्टेट का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। तो तमिलनाडु स्टेट का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बना है, और ये कौन से फॉरेस्ट रिजर्व में बना है, तो अरिवयूर चोला रिजर्व फॉरेस्ट है ना, पोली हिल्स में नमकाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तमिलनाडु में, वहां पर हमने फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बनाया है तमिलनाडु स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल। ये पोर्टल क्या करेगा, ये दिव्यांग लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च करा है। वो भी वेलफेयर स्कीम चल रही है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम चल रही है उनके लिए पोर्टल लॉन्च करा है दिव्यांग सहायक पोर्टल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसको हम बोलते हैं हनुमान प्रोजेक्ट। देखिए, जो भी ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, उनको कम करने के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को स्ट्रेटनिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश ने हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। हनुमान का फुल फॉर्म याद रखो, हाईलिंग ए नीचिंग यूनिट ऑफ मॉनिटरिंग एड इन नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है जिसका नाम है विष्णुदेव साई, इन्होंने लॉन्च करा है गोधाम योजना। तो लक्षार विलेज जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इन्होंने ये योजना लॉन्च करी थी। जो स्टे केटल्स होती हैं, काउस होती हैं, उनको सेफ शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए ये गोधाम योजना चलाई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और इसी दिन क्या करा था, जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी है, और छत्तीसगढ़ में काउ सेंचुरी बनने वाली है छत्तीसगढ़ में। तो जोगीपुर विलेज है छत्तीसगढ़ में, वहां पर छत्तीसगढ़ की पहली काउ सेंचुरी बनेगी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, इसका नाम है ब्लू वॉइस। ये क्या करेगा, जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, फिशिंग कम्युनिटी, आपको पता है कोस्टल एरिया में जो फिशिंग कम्युनिटी होती है ना, वो फिश वगैरह पकड़ते हैं, उनके लिए ब्लू वॉइस ऐप लॉन्च करा है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने। तो जो डिजास्टर वगैरह आते हैं वहां पर, वो पहले ही पता चल जाएंगे आपको, जिससे वहां सेफ्टी प्रोवाइड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। तो ये प्रोवाइड करेगी 5 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर करेगी। इसकी स्कीम के तहत लगभग 1.5 करोड़ फैमिली को ये स्कीम कवर करेगी तेलंगाना गवर्नमेंट। तो आपको मैंने नेशनल करंट अफेयर और जो भी स्टेट के इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 66 मेंबर जो है ना, वो कवर करते हैं लगभग 70% ग्लोबल ट्रेड को। और ये किसमें बताया है, जो WTO एग्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, ये एग्रीमेंट हुआ था 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है यानोडी कैमरून में। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था, इसमें बताया जो 66 मेंबर्स होते हैं वो लगभग 70% ग्लोबल ट्रेड संभाल रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो डीलिंग करती है जो भी ग्लोबल रूल्स हैं, दो कंट्री के, दो नेशन के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसके ग्लोबल रूल्स को डील करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 1995 में, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने यानी WTO ने रिप्लेस किसको करा था, जनरल असेंबली ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड को रिप्लेस करके हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड है ये कब बना था, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई है 2026 में, ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी बार्सिलोना स्पेन में। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे, तो जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, इनका नाम है ज्योति आदित्य सिंधिया, उन्होंने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को। देखिए, इंडिया में भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस होने वाली है, ये होगी 7 से 10 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है, इनका नाम है सविता ठाकुर, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, इंडिया को रिप्रेजेंट करा था 17 सेशन ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये हुआ था UN हेडक्वार्टर में, तो इसमें रिप्रेजेंट करा था सविता ठाकुर ने। 17 सेशन ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस वुमेन्स, इस बार की चेयरमैनशिप किसने संभाली थी, तो कोस्टा रिका ने संभाला था, और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करा था इंडिया को सवित्री ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में G7 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है, और ये इस बार कहाँ हुई थी, ये फ्रांस में हुई थी। तो इंडिया की तरफ से कौन गया
था, इसमें इंडिया की तरफ से गए थे, जो जयशंकर है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, वो गए थे यहाँ पर। हाल ही में यूएस और ईरान के बीच में आपको पता है बहुत एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। यूएस ने क्या करा था, जो ईरान की शिप थी ना, वॉरशिप, उसको खत्म कर दिया था, उसको उड़ा दिया था बॉम्ब से। और ये वॉरशिप जो है ना, वो इंडिया में मिलान एक्सरसाइज हुई थी, इंडिया में। उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आई थी ये वॉरशिप ईरान की। और जब ये श्रीलंका के कोस्टल एरिया में पहुंची थी, वहां पर यूएस ने हमला कर दिया था एयर स्ट्राइक से। तो ये वॉरशिप को खत्म कर दिया था, जिसमें इनका वॉरशिप खत्म हो गया था और बहुत सारे लोग खत्म हो गए थे। तो ये न्यूज थी। और आपको एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, तो यूएस ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च करी थी, एक ऑपरेशन लॉन्च करा था ईरान के खिलाफ। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इपिक फेरी। और जो ऑपरेशन इपिक फेरी है ना, ये ऑपरेशन क्यों चलाया था, ईरानियन लीडर थे अयतोल्ला अली कामनी को मार गिराया है इस ऑपरेशन के तहत। तो आपको याद रखना है, यूएस ने ऑपरेशन चलाया था अली कामनी को मारने के लिए। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन इपिक फेरी। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। और आपको एक और ऑपरेशन याद रखना है, ऑपरेशन रोलिंग लोयन। ये जॉइंट मिलिट्री कैंपेन था जो इजराइल ने और यूएस ने मिलकर चलाया था। देखिए, यूएस ने सपोर्ट करा था इस ऑपरेशन में इजराइल का, और लीड कौन कर रहा था, इजराइल कर रहा था। तो ऑपरेशन रोलिंग लायन ये यूनाइटेड स्टेट्स ने और इजराइल ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था। किसके खिलाफ, ये भी ईरान के खिलाफ चलाया था। और अगर ये पूछेगा कि यूएस ने अकेला कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन इपिक फेरी ये ईरान के अगेंस्ट चलाया था। और इसमें जो अली कामनी था ईरान का लीडर, उसको मार गिराया था यूएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में 2026 की यूएन टूरिज्म मिनिस्टर समिट हुई थी, ये आईटीबी बर्लिन जर्मनी में हुई थी। और इंडिया की तरफ से कौन गया था, तो जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को, और इन्होंने इंडिया का रोड मैप दिया है कि इंडिया का विजन क्या है 247 तक। तो इंडिया का रोड मैप दिया है यहाँ पर इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अमेरिका कंट्री की पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है लेप्रोसी डिसीज को। चिली जो है ना, वो फर्स्ट कंट्री बनी है अमेरिका की जिसको WHO ने वेरीफाई करा है कि चिली में एक भी केस नहीं है लेप्रोसी डिसीज के। तो ओवरऑल की बात करते हैं, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी थी जिसने एलिमिनेट कर दिया था पूरी तरह लेप्रोसी को, तो वो जॉर्डन थी। 2014 में जॉर्डन ने करा था। और वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बन चुकी है चिली। और अमेरिका की पूछेगा तो अमेरिका की पहली कंट्री है चिली। लेप्रोसी डिसीज की बात करते हैं, तो जिसको हम हैंसन डिसीज भी बोलते हैं, और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जो बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में इंडिया यूके कॉन्फ्रेंस हुई है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए। ये हुई थी यहाँ पर न्यू दिल्ली में। और इसमें जो भी ग्रीन हाइड्रोजन है ना, उनकी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में बात हुई है। इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट है जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, उसको बढ़ाना है इंडिया को 5 मिलियन मेट्रिक टन, ये 2030 तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर ऑफ नेपाल। तो नेपाल कंट्री की फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर कौन बनी है, इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठा। मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर पढ़ाया, आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए, और स्टेट्स थे उससे जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। अब मैं आपको अवार्ड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जो भी अवार्ड्स इंपोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिजीत भट्टाचार्य को, ये फॉर्मर इंडियन मेंस वॉलीबॉल कैप्टन थे, इनको ग्लोबल विनर अवार्ड मिला है। इसका ये अवार्ड दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। जेंडर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन चैंपियनशिप अवार्ड मिला है अभिजीत भट्टाचार्य को। अभिजीत भट्टाचार्य जो है ना, ये इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी थी असम वॉलीबॉल मिशन 100 की, और ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग फाउंडेशन स्टोन रखी है अभिजीत भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अनाउंस करे 7 विनर। 11th एनुअल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन हुआ था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो इन्होंने 7 विनर अनाउंस करे इस शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के लिए। अब देखिए, जो ह्यूमन राइट कमीशन ने 11th एनुअल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन रखा था ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो इसमें फर्स्ट प्राइज को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और ये फर्स्ट प्राइज किसने जीता है, कौन सी शॉर्ट फिल्म ने जीता है, तो ये शॉर्ट फिल्म का नाम है रानी। रानी जो है ना, उत्तर प्रदेश की एक शॉर्ट फिल्म है, उसने ये प्राइज जीता है। सेकंड नंबर में जो शॉर्ट फिल्म है माइंड वाइल्ड शी, ये केरल की शॉर्ट फिल्म है। और तीसरे नंबर में द डिलीवरी फ्रॉम तमिलनाडु, इसने थर्ड प्राइज जीता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 7 विनर अनाउंस करे हैं। आपको 3 टॉप के याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम याद रखना है। जो शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन था ना ह्यूमन राइट के ऊपर, आपको शॉर्ट फिल्म बनानी थी और अपलोड करनी थी पोर्टल में। ये रानी जो शॉर्ट फिल्म है, ये उत्तर प्रदेश की शॉर्ट फिल्म है, इसने ये फर्स्ट प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में बीसीसीआई ने नमन अवार्ड दिए हैं 2026 के अपने। अगर बेस्ट क्रिकेटर की बात करते हैं मेंस कैटेगरी में, और जिसको हम पोली उमरीगर अवार्ड भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, डायरेक्ट आता है। तो ये अवार्ड 2026 में किसको मिला है, शुभमान गिल को मिला है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन कैटेगरी में बात करते हैं, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन है वुमेन्स कैटेगरी में, स्मृति मंधाना है। फिर एक और अवार्ड होता है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है, तो ये रोजर बिनी और राहुल द्रविड़ को मिला है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लास्ट अवार्ड है हमारा BCC लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड वुमेन्स कैटेगरी में किसको मिला है? ये मिताली राज को मिला है। ये चारों अवार्ड है ना, ये बीसीसी देता है, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो देता है, और ये काफी इंपोर्टेंट है, आपको चारों अवार्ड याद रखने हैं। हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड अनाउंस हुए हैं, और ये अवार्ड जो है ना, जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लैंग्वेज है, 24 इंडियन लैंग्वेज है हमारी, उन 24 लैंग्वेज में अवार्ड मिलता है ये वाला, जिसको हम साहित्य अकेडमी अवार्ड बोलते हैं। देखिए बहुत सारी कैटेगरी में साहित्य अकेडमी अवार्ड देते हैं, जो 24 लैंग्वेज है इंडिया में, उस लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं। पोएट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, एसे, लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिज्म, ऑटोग्राफी और मेमोरी। तो देखिए 24 लैंग्वेज के लिए अवार्ड है, आप एक बार ओवरथ्रू कर लेना, मगर एग्जाम में आपको सिर्फ याद रखना है हिंदी लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड किसको मिला है और इंग्लिश लैंग्वेज में ये अवार्ड किसको मिला है। तो जीते जी इलाहाबाद ये बुक है, इसको अवार्ड मिला है हिंदी में, और इंग्लिश में जो नॉवल है वो नॉवल का नाम याद रखो, क्रीमस्टोन स्प्रिंग। ये नॉवल इंग्लिश में लिखी गई थी और इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2024 का। इसके राइटर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताना, इन दोनों राइटर के नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ये हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है इंडिया का, और ये इस बार मिला है तमिल पोएट को, और ये तीसरे तमिल पोएट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इनका नाम है आर वेरुमुत्थु, इनका नाम है आर वेरुमुत्थु। इससे पहले जो तमिल पोएट थे इनका नाम था अखिलान और जयाकंथन। अखिलियान और जयाकंथन को ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, और तीसरे जो तमिल पोएट है इनका नाम है आर वेरुमुत्थु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में जानते हैं, जिसको हम नेशनल अकेडमी लेटर भी बोलते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ना, ये लिटरेचर हॉनर अवार्ड है इंडिया का, जिसको हमने स्टार्ट किया था 1954 में। तो 1954 में इसको स्टार्ट करा था हमने। इंडिया की जो मेजर इंडियन लैंग्वेज है उसमें देखिए ये अवार्ड जो 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, उसमें से जो 22 लैंग्वेज जो है ना, वो 8 शेड्यूल के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, लिस्टेड है ये लैंग्वेज। और बाकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश और राजस्थानी, इन दोनों लैंग्वेज में भी साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, जो लिस्टेड लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 22, और अदर जो लैंग्वेज है 2 लैंग्वेज इंग्लिश और राजस्थानी, टोटल 24 लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। 1954 में ये स्टार्ट हुआ था, और पहली बार 1955 में यह अवार्ड दिया था किसको? तो पहली बार हिंदी लैंग्वेज के लिए 1955 में अवार्ड दिया था माखनलाल चतुर्वेदी, और इनकी बुक का नाम था हिम तरंगी। हिम तरंगिनी जो बुक थी उसके लिए अवार्ड दिया था। इंग्लिश नॉवल की बात करते हैं, 1960 में पहली बार जो बुक थी द गाइड, ये आर के नारायण जी की बुक थी द गाइड, इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं तो ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है लिटरेचर फील्ड में ज्ञानपीठ अवार्ड, और इसको एनुअली कौन देता है? जो भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट है ये प्रोवाइड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन देती है ज्ञानपीठ अवार्ड को। ये पहली बार स्टार्ट हुआ था 22 मई 1967 में। और देखिए जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, वो मरणोपरांत नहीं मिलता, यानी पोस्टुमस मरने के बाद किसी सिटीजन को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिलता। ये बात याद रखनी है आपको। पहले क्या होता था, जब ज्ञानपीठ अवार्ड स्टार्ट हुआ था ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बुक्स लिखी जाती थी उसमें ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया जाता था, मगर 49 जो ज्ञानपीठ अवार्ड हुआ था उस इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऐड कर दिया था। इसमें जो भी इंडिया की 22 इंडियन लैंग्वेज हैं जो 8 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिस्टेड हैं, उसमें उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और इंग्लिश भी 8 है इसमें, यानी 23 लैंग्वेज में अवार्ड दिया जाता है ये वाला। विनर थे ना ज्ञानपीठ अवार्ड के, इनका नाम था जीएस कुरो, मलयालम पोएट थे, इनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंडियन हॉकी ने ना एनुअली 8th एडिशन अवार्ड दिया है इंडियन हॉकी का। प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में अवार्ड दिया है किसको? हार्दिक सिंह ने ये जीता है। प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में अवार्ड जीता है नवनीत कौर ने। एक काफी इंपोर्टेंट अवार्ड है जिसको हम मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोलते हैं। ये 2026 में किसने जीता है? तो ये अवार्ड मिला है जफर इकबाल को। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जफर इकबाल जो है ना, ये है जफर इकबाल। 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुए थे ना, उसमें उस टीम के ये प्लेयर थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये 2 बार सिल्वर मेडल एशियन गेम में भी जीत चुके हैं। जफर इकबाल को हाल ही में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर मेल्स कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में भी आपको जो ये दोनों नाम है याद रखने। फिर हाल ही में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये भी आता है एग्जाम में। ये किसको मिला है इस बार? ये मिला है बिच्छू देवी करीबाम को। करेक्ट आंसर है। तो बिच्छू देवी करीबाम, इन्होंने ये गोलकीपर है, फीमेल कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड जो है ना 2026 का, ये किसको मिला है? तो इनका नाम है प्रोफेसर काव्य मदानी। प्रोफेसर काव्य मदानी ने स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता है 2026 का, और ये फर्स्ट यूएन ऑफिशियली और यंगेस्ट लिटरेचर है जिसने अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जो फॉर्मर डिप्लोमेट और ITBPO चेयरमैन थे जिनका नाम है जावेद अशरफ, इनने रिसीव करा है कॉमोडेंट रैंक ऑफ रीजन हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री डेकोर अवार्ड है फ्रांस का। लायन ऑन ऑनर्स से सम्मानित करा है जावेद अशरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में एक अवार्ड जीता है कर्नाटका ग्रामीण बैंक
बैंक ने। ये अवार्ड कौन सा अवार्ड है? नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एसएचजी बैंक लिंकेज 2025-24 के लिए ये अवार्ड जीता है कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने। यानी जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन्स होती है ना, उनके लिए, उनको पैसा प्रोवाइड करने के लिए, उनको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने जीता है। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? जो भी बैंक एक्सेप्शनल वर्क करता है एम्पावरमेंट के लिए, रूरल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंस इंक्लूजन के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है दीन अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत। अगर दीन दयाल अंत्योदय योजना की बात करते हैं तो ये स्कीम लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने सितंबर 25 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अधीन ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। इनको एक अवार्ड से सम्मानित कराए केनाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये यूके गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिया है नटराजन चंद्रशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक हाल ही में बंगाली नोवेल है जिसका नाम है हरा पार्वती कथा। और ये बंगाली नोवेल किसने लिखी है? राम कुमार मुखोपाध्याय ने ये नोवेल लिखी है। और इस नोवेल को कौन सा अवार्ड मिला है हाल ही में? तो सरस्वती सम्मान मिला है 2025 का। सरस्वती सम्मान 2025 का कौन सी बुक ने जीता है? हरा पार्वती कथा ने। और ये लिखी है राम कुमार मुखोपाध्याय ने। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सरस्वती सम्मान है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेचर अवार्ड है इंडिया का। और ये 22 जो लैंग्वेज है हमारी 8 शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, उसमें दिया जाता है। सरस्वती सम्मान देता कौन है? तो ये देता है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन 1991 से सरस्वती सम्मान दे रहा है। के बिरला फाउंडेशन है ना, बहुत सारे अवार्ड भी देता है। और इसके अलावा जैसे व्यास सम्मान, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान जो है ना, ये हिंदी नॉवेल्स होती है ना, उनको दिया जाता है। और बिहारी पुरस्कार से आपको क्या लगेगा? बिहारी पुरस्कार मतलब बिहारी लैंग्वेज में, मगर नहीं। बिहारी पुरस्कार जो है ना, हिंदी लैंग्वेज और राजस्थानी लैंग्वेज के जो राइटर्स होते हैं ना, उनको बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान जो है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि बिहारी पुरस्कार कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है। तो हिंदी लैंग्वेज में और राजस्थानी लैंग्वेज में जो राइटर्स होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये देता है के बिरला फाउंडेशन। ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पीएससी का एग्जाम दे रहे होगे ना, तो ये क्वेश्चन तो रखा आएगा। अगर सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो फर्स्ट विनर थे सरस्वती सम्मान के हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के फादर है। इनने पहला अवार्ड जीता था सरस्वती सम्मान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, इनको सम्मानित करा है वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड आर्ट एंड कल्चर का। और जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, यूके ने ये अवार्ड दिया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में तेलुगु एक्टर है जिनका नाम है नंदामुरली बालकृष्णन को, ये तेलुगु एक्टर है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था न्यू दिल्ली में और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है इस बार का? इनको फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो चुके हैं, नंदामुरली बालकृष्ण को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 8 सेकंड में ये वीडियो कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको पूरे। वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा चैनल को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू। स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए हैं। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स ये कहां पर हुए थे? तो ये हुए थे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की 3 सिटी ऐसी थी जिसने होस्ट करे थे खेलो इंडियन ट्राइबल गेम्स, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। इसका मेस्कोट याद रखो, इसका मेस्कोट था मोरवीर। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोरवीर जो मेस्कोट है वो खेलो इंडियन ट्राइबल गेम्स का है। इसमें टोटल 7 मेडल स्पोर्ट खेले गए। एथलीट, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग। इसके साथ जो डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट हुआ था उसमें मलखम और कबड्डी थे। चैंपियनशिप की बात करते हैं। ओवरऑल चैंपियनशिप इसने जीती है। टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन में कौन था? तो वो कर्नाटक स्टेट थी। कर्नाटक स्टेट ने टोटल 38 मेडल जीते हैं जिसमें 23 गोल्ड थे, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। सेकंड पोजीशन में उड़ीसा थी, थर्ड पोजीशन में झारखंड थी, फोर्थ पोजीशन में महाराष्ट्र थी और फिफ्थ पोजीशन में आसाम थी। अब देखो सेकंड पोजीशन में उड़ीसा है मगर इसके पास जो टोटल मेडल है ना वो कितने 57। और फर्स्ट पोजीशन में कर्नाटका है, इसके पास जो टोटल मेडल है ना 38। तो फिर उड़ीसा को फर्स्ट रैंक होना चाहिए उड़ीसा की और सेकंड में कर्नाटका होना चाहिए। मगर जो कर्नाटक के पास गोल्ड वो 23 गोल्ड और उड़ीसा के पास जो गोल्ड है वो 21 गोल्ड है। तो जिसके जो गोल्ड ज्यादा होते हैं ना वो टॉप पोजीशन में होती है। तो कर्नाटका चलिए टॉप पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है। तो उसका क्वालिफाइंग मैच हुआ था। ये क्वालिफाइंग मैच कहां पर हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था। और इंडिया हॉकी टीम है ना उसने अपनी जगह सिक्योर कर ली है हॉकी वर्ल्ड कप में। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 16 एडिशन जो FIH
हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है इस बार? वेवरे बेल्जियम, एम्स्टरवीन नेदरलैंड, इन 4 जगह में होस्ट होगा FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये अगस्त 14 से लेकर अगस्त 30 तक चलेगा, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 94th ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के, और ये पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ग्रैंड मास्टर बने। तो चेस में आपको पता है ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिलती है, तो 94th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर किसको बनाया है, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं। तो ये पहले पर्सन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, का नाम है मयंक चक्रवर्ती। तो मयंक चक्रवर्ती जो है ना, ये 94th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर है। हाल ही में अप्रैल में 95th ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसको दी है, और ये सिर्फ 22 साल के हैं। इनका नाम भी याद रख लो, इनका नाम है अर्जुनक घोष। तो इनको ये 95th ग्रैंड मास्टर है इंडिया के। हाल ही में 19 अप्रैल को इनको ग्रैंड मास्टर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, इसमें टॉप मेडल टैली में कौन सी कंट्री थी? तो इसमें टॉप मेडल टैली में इंडिया थी। तो इसमें टोटल 208 मेडल जीते हैं इंडिया ने। और ये जो इसकी लीग हुई थी ना, ये न्यू दिल्ली में लीग हुई थी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में। इसकी बहुत सारी लीग हुई हैं, जैसे फर्स्ट लीग हुई थी UAE में, फिर इंडिया में। तो जैसे आपको लीग याद नहीं रखना, मगर जो न्यू दिल्ली में लीग हुई थी ना, उसमें इंडिया फर्स्ट पोजीशन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में फर्स्ट इंडियन वेल्स ओपन टाइटल किसने जीता है? ये मेंस टाइटल था, मेंस सिंगल टाइटल था, और ये जीता है जेनिक सिनेर ने। इसका करेक्ट आंसर है। तो जेनिक सिनेर ने फर्स्ट इंडियन वेल ओपन टाइटल जीता है। और जेनिक सिनेर जो है ना, ये ओनली 3rd मैन है हिस्ट्री में जिसने ऑल 6 हार्ड कोर्ट ATP मास्टर जो 1000 टाइटल होता है ना, वो जीता है। तो ये 6 हार्ड कोर्ट ATP मास्टर टाइटल्स होते हैं, और ये 6 के 6 जीते हैं जेनर ने, और ये तीसरे पर्सन बन चुके हैं रोजर फेडरर के बाद, और नोवाक जोकोविक ने। इन दोनों ने ये 6 हार्ड कोर्ट जीते थे, उसके बाद ये जेनिक सिनेर बन चुके हैं। तो इनका नाम याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप हुई थी, और ये इस बार हुई थी पोलैंड में। इसमें जो मेडल टैली में टॉप कराया ना, वो किसने कराया? USA ने टॉप कराया। देखिए जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है ना 2028 में, वो कहां पर होगी? तो वो इंडिया होस्ट करेगा, और फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करने वाला है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। और 2026 की जो वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप हुई थी, वो पोलैंड में हुई थी, और USA ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं इसमें। आपको याद रखना है 2028 में जो कलिंग स्टेडियम इंडोर फैसिलिटी है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और जो कलिंग स्टेडियम है ना, ये लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम है एशिया का। तो यहाँ पर हम होस्ट करने वाले हैं वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। और जो 2030 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगी, वो होगी कजाकिस्तान में। इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में 49th एडिशन हुआ था योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का, और ये कौन होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा सिक्किम। 49th एडिशन होगा सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का। ये कहां पर होगा? तो ये अंडर 19 इंडिविजुअली पर्सन खेलेंगे और टीम खेलेंगी। जो भी अंडर 19 प्लेयर होंगे वो खेलेंगे इसमें, और ये नवंबर 2026 में होगा। कहां पर? सिक्किम में। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इंडिया के पहले पर्सन कौन है जिसने जीता था ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ये थे प्रकाश पांडुकोण। ये दीपिका पांडुकोण के फादर थे। इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी, और ये पहले पर्सन बने थे। अब पहली वुमेन कौन थी जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था बैडमिंटन में? तो ये थी साइना नेहवाल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक्स में। 2012 में लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था साइना नेहवाल ने। फिर फर्स्ट इंडियन कौन है जिसने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? इसमें गोल्ड जीता है इनने। इनका नाम है PV सिंधु। 2019 में इन्होंने गोल्ड जीता था। फिर बात करते हैं हिस्टोरिकल टीम अचीवमेंट की। तो इंडिया ने फर्स्ट एवर थॉमस कप जीता था 2022 में, और किसको हरा के? इंडोनेशिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में 87 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी। ये हुई थी इंदौर में, और इसमें जो सिंगल टाइटल जीता है ना, वो किसने जीता है? तो मानव ठक्कर ने और यशवनी गोरपाड़े ने ये टाइटलशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 24th नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी, और इसमें वुमेन जेवलिन थ्रो F12 कैटेगरी में गोल्ड जीता है किसने? ये अरुणाचल प्रदेश की पैरा एथलेटिक हैं। इनका नाम है कीपा मेरो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24th नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी, और इसमें वुमेन जेवलिन थ्रो में कीपा मेरो ने गोल्ड जीता है। ये अरुणाचल प्रदेश की है। फिर आपको टीची मेटा का नाम याद रखना है। टीची मेटा जो है ना, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स 400 मीटर T13 कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में लेब्रॉन जेम्स ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और सबसे ज्यादा NBA मैच खेलने वाले, रेगुलर सीजन खेलने वाले प्लेयर बन चुके हैं लेब्रॉन जेम्स। इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में योनेक्स ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप कराई थी। ये कहां पर कराई थी?
एरिना बर्मिंघम में ये चैंपियनशिप हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में हुई थी। देखिए कुछ अदर बैडमिंटन चैंपियनशिप या इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं जैसे थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमान कप, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये सब जो है ना ये बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में 26 इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो आहाना सिंह ने ये वुमेन सिंगल टाइटल जीता है और अभय सिंह ने मेन सिंगल टाइटल जीता है इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का। ये मुंबई में हुआ था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक हॉकी प्लेयर है हमारा जिसका नाम है गुरजात सिंह। गुरजात सिंह जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में और पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 में, इसमें जो इंडियन टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है ना उसके मेंबर थे गुरजात सिंह और इन्होंने हाल ही में अनाउंस कराई कि रिटायरमेंट ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। मैंने आपको स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा दिए हैं, अब मैं आपको अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। हाल ही में जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है ना उसके चेयरपर्सन कौन बनी है हाल ही में? तो साध्वी निरंजन ज्योति, इनको चार्ज दिया है नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस की चेयरमैन का। और किरण उमेश महाले है ना ये मेंबर बने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल हमारा 338B आर्टिकल में इसके बारे में दिया है और इसके लिए एक अमेंडमेंट हुई थी 102 अमेंडमेंट 2018 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आपको ये याद रखना है। फिर कुछ गवर्नर की बात करते हैं। इंडिया की स्टेट्स कितनी है? टोटल 28 स्टेट्स हैं और यूटी की बात करेगा तो 8 यूटीज है इंडिया में। तो इनके कुछ गवर्नर देखते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल के हाल ही में गवर्नर है RN रवि, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव है इस समय। फिर महाराष्ट्र के जो गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, तेलंगाना के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, बिहार के गवर्नर हैं सैयद आते हसनैन, नागालैंड के गवर्नर हैं नंद किशोर यादव, हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं कावेंद्र गुप्ता, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ लेकर, ये एक्टिंग गवर्नर बने तमिलनाडु के। लद्दाख के गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के गवर्नर हैं तरनजीत सिंह संधू और अंडमान निकोबार के जो गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। ये नए अपॉइंट हुए हैं गवर्नर स्टेट्स के। हाल ही में ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो है ये बना था कब? 1937 में और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे कुशल दास, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये काफी न्यूज में थे। अगर फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो जो नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं इंडिया में वो कौन कौन से होते हैं? तो बहुत फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट होता है एक संतोष ट्रॉफी, अभी हाल ही में हुई थी, डोरन ट्रॉफी या डोरन कप और सुपर कप जिसको कलिंगा सुपर कप भी बोलते हैं। ये सब फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया में जो होते हैं। अब डिफेंस की बात करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन कराए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए 5083 करोड़ रुपीस का। तो ये एग्रीमेंट किस लिए है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए चाहिए। और क्या चाहिए? सरफेस टू सरफेस वर्टिकल लॉन्च सैटेलाइट मिसाइल चाहिए इंडियन नेवी के लिए। तो ये दो चीज के लिए एग्रीमेंट कराया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो पहला तो 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए और इंडियन नेवी के लिए क्या चाहिए? सैटेलाइट मिसाइल्स सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है, ये इंडियन नेवी के लिए चाहिए। तो इसके लिए 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कराए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में 11th एडिशन हुआ है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है लमेथिया। लमेथिया 2026 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये किन दो देशों के बीच में होती है? तो इंडियन आर्म फोर्स और जो सीचेल्स डिफेंस फोर्स है उसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है। सीचेल्स के बीच में और इंडिया के बीच में ये लमेथिया एक्सरसाइज होती है। देखिए जो ये लमेथिया एक्सरसाइज हुई है ना, इसमें इंडिया की तरफ से जो असम रेजिमेंट है उसकी ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेवी की तरफ से INS त्रिकन ने और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 130J एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने और साउथ कोरिया ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। इस एक्सरसाइज का नाम है फ्रीडम शील्ड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने और इंडियन आर्मी ने एक ट्रायल कंडक्ट कराया था। ये किसका ट्रायल कंडक्ट कराया था? एयर ड्रॉपल कंटेनर का। ये ADC 150 कंटेनर बोलते हैं इसको। इसका ट्रायल किससे कराया था हमने? तो P-8I जो एयरक्राफ्ट है उससे हमने इसका ट्रायल करा था ADC 150 का। और गोवा कोस्ट में इसका ट्रायल करा था इंडियन नेवी और DRDO ने। ADC 150 जो है ना ये एयर ड्रॉपल कंटेनर है। इसमें क्या होगा, आप 150 किलो का कोई भी सामान रख सकते हो इसमें, यानी 150 किलो तक कोई भी सामान रख, और इसको आप एयरक्राफ्ट से नीचे गिरा सकते हो, समुद्र में गिरा सकते हो, शिप के लिए सामान भेज सकते हो। तो इसलिए DRDO ने बनाया है इंडियन नेवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, इनका नाम है राजनाथ सिंह। इन्होंने लॉन्च करा था 14th डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज और
फोर्थ अदिति चैलेंज, ये किस फ्रेमवर्क के तहत करा था? तो आईटेक्स फ्रेमवर्क के तहत करा था, यहाँ पर नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में इंडियन नेवी ने प्रिपेयर कराए और कमीशन करी है अपनी स्टेल्थ फ्रीगेट तारागिरी। तो ये तारागिरी किसने बनाकर दी है इंडियन नेवी को? ये माजाडोक शिप बिल्डिंग ने बनाकर दी है तारागिरी। आपको पता है हमारा जो प्रोजेक्ट 17A है ना, उसके तहत हमें 7 शिप देनी है बनाकर इंडियन नेवी को। तो इसमें से कुछ शिप तो माजाडोक शिप बिल्डिंग लिमिटेड बनाएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग लिमिटेड बनाएगा। तो टोटल 7 बनानी है, ये प्रोजेक्ट ए के तहत हमें बनानी है। और तारागिरी जो स्टेल्थ फ्रीजेट शिप है, ये भी इंडियन नेवी को दी है माजाडोक शिप बिल्डिंग ने बनाकर। फिर हाल ही में जो 5th शिप थी नीलगिरी क्लासेस, प्रोजेक्ट 17 बोलते हैं जिसको हम, इसका नाम था दूनागिरी। तो दूनागिरी जो है ना, ये गार्डन रीच शिप बिल्डिंग ने बनाकर दी थी इंडियन नेवी को। प्रोजेक्ट 17A की बात करते हैं, इसको हम नीलगिरी क्लासेस प्रोजेक्ट 17A भी बोलते हैं। इसके तहत हमें क्या करना है, हमें टोटल 7 एडवांस फ्रीगेट शिप बनाकर देनी है किसको? इंडियन नेवी को। ये 7 शिप जो है ना, जिसमें से जो 4 शिप है वो माजाडोक शिप बिल्डिंग लिमिटेड बना के देगा और 3 शिप जो है ना वो गार्डन रिच शिप बिल्डिंग लिमिटेड बनाकर देगा। अब ये 7 शिप के नाम याद रखो, INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विद्यागिरी और महेंद्रगिरी। ये 4 शिप हैं और ये 4 शिप के नाम हमने माउंटेन रेंज है ना इंडिया में, उनके नाम के ऊपर रखी हैं। तो ये प्रोजेक्ट 17A, इसके बारे में जो मैंने डेली करंट अफेयर है उसमें बहुत डिटेल में बताया मैंने आपको, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इंडियन आर्मी का जो सेंट्रल कमांड है ना, उसने कंडक्ट कराया था फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, ये कराया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया 860 करोड़ रुपए का, जो तुंगुष्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में एक्सरसाइज काकुड़ा हुई है। एक्सरसाइज काकुड़ा जो है ना 2026 में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। एक्सरसाइज काकुड़ा जो है ना वो इंडिया के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। और इसमें इंडियन नेवी का कौन सा शिप पार्टिसिपेट करा था? इंडियन नेवी का कौन सा शिप ने पार्टिसिपेट किया था? तो INS नीलगिरी ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज काकुड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में यार्ड 1280, जिसको हम साची बोलते हैं, और ये फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बना के दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो साची है ना, टोटल हमें 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाने और पहला इसमें साची था और ये बना के दिया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेरो वाटरक्राफ्ट, तो ये बना के दिया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने और ये दूसरा था। टोटल हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेरो वाटरक्राफ्ट कितने बनाने? 8 बनाने टोटल। और जो सेकंड बना के दिया है इसका नाम है मालवन, ये कोचिन शिपयार्ड ने बना के दिया है मालवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में इंडियन नेवी को लास्ट सर्वे दिया है किसने बनाकर? गार्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियर लिमिटेड ने। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है और इसने इनका लास्ट वेजल बनाकर दिया है इंडियन नेवी को, इसका नाम है संशोधक। देखिए टोटल 8 शिप बना के देना था गार्डन रीच शिप बिल्डिंग लिमिटेड को, इंडियन नेवी को, और ये हमारे सर्वे वेजल रहते हैं, बहुत बड़े सर्वे वेजल होते हैं, तो लार्ज सर्वे वेजल बना के देना था। टोटल 4 बना के देना था। ये कौन बना के देगा? तो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग लिमिटेड, ये इंडियन नेवी को बना के देगा। तो इन चारों के नाम याद रखो। पहला था INS संधायक, दूसरा था INS निर्देशक, तीसरा था INS इक्षक और चौथा जो बना के दिया है ना INS संशोधक। तो ये 4 लार्ज सर्वे वेजल थे जो इंडियन नेवी को दिए हैं गार्डन रीच शिप बिल्डिंग ने बनाकर। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया था एक टेस्ट, CE-20 कायरोजेनिक इंजन होता है, उसका टेस्ट करा था इसरो ने। तो जो LV-MK3 हैवी लिफ्ट रॉकेट होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये टेस्ट करा था। और कौन सी टेस्ट लोकेशन थी इसकी? तो इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स से महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, वहां से इसको टेस्ट करा था। देखिए आपको पता है हम गगनयान मिशन करने वाला है इंडिया, ह्यूमन को भेजेगा स्पेस में, तो इसके लिए हमें हेवी रॉकेट चाहिए, जो परफॉर्मेंस होता है रॉकेट का वो हेवी चाहिए, तो इसलिए हम बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसर्चर की बात करते हैं। तो IIT गुवाहाटी ने क्या करा है? जो IIT गुवाहाटी के इंजीनियर हैं और रिसर्चर हैं, उन्होंने बनाया है न्यू मैक्सिजीन बेस्ड मटेरियल। तो ये क्या करेगा? ये जनरेट करेगा क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल को और प्रोवाइड करेगा सी वाटर डिसैलिनेशन। तो ये किसने बनाया? IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में 14th एडिशन था किसका? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल का, और इसमें जो जितेंद्र सिंह हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है? जो इंडियन बायो इकोनॉमिक थी ना,
वो 2014 में $10 बिलियन थी और 2025 में वो हो गई है $195 बिलियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको पता है नासा ने आर्टिमस सेकंड मिशन करा है, इसको लॉन्च कर दिया है 1 अप्रैल को। और कहां से लॉन्च करा है, जो केनेडी स्पेस सेंटर था ना वहां से इसको लॉन्च करा है। तो इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं। और कौन से रॉकेट से इन एस्ट्रोनॉट को भेजा है, तो SLS रॉकेट से भेजा है इनको। और जो कैप्सूल होता है ना उसका नाम भी याद रखना है, यानी जो कैप्सूल के अंदर ये 4 एस्ट्रोनॉट बैठ के गए उसका नाम है ओरियन। तो ये रॉकेट का नाम और कैप्सूल का नाम याद रखना है। 10 दिन का मिशन होगा, इसमें 4 मेंबर गए, चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। रिएट वाइसमैन ये कमांडर थे इसके, विक्टर ग्लोवर पायलट हैं, मिशन स्पेशलिस्ट 2 हैं, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन है ना ये कनाडा के हैं और बाकी सब USA के हैं। तो इसमें एक ही फीमेल है जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी है, इसने एक एग्रीमेंट साइन करा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ और ये दोनों मिलकर करेंगी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है उसको इनहेंस करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन करा है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में जो स्कॉटलैंड कंट्री है उसने अप्रूव कर दिया है वाटर क्रिमिनेशन प्रोसेस। तो ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वाटर होता है। तो जो क्रिमिनेशन होता है ना, यानी जो बॉडी होती है ना उसको जलाने के वजह हम क्या करेंगे, उसका वाटर क्रिमिनेशन कर देंगे। तो ये अप्रूव कर दिया स्कॉटलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में जो अग्निकुल कॉस्मोस है ना उसने एक टेस्ट फायर करा था अग्नि इंजन का, यानी इग्नाइट इंजन का। तो ये जो इंजन है ना ये प्लानेट लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड सिंगल पीस ब्रूस्टर इंजन है, इसका टेस्ट करा था अग्निकुल कॉस्मोस ने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज। देखिए बहुत सारे डेज हैं और आप इतने सारे डेज याद नहीं सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखो। जैसे 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन डे बनाते हैं, 12 मार्च को हम वर्ल्ड किडनी डे बनाते हैं, 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स बनाते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डेज है आपको वही याद रखने हैं। फिर 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाते हैं, 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे बनाते हैं और वाटर डे भी बहुत आता है एग्जाम में, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं। तो ये कुछ डेज हैं आपको याद रखने। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे बनाते हैं हम। नेशनल डॉक्टर डे कब बनाते हैं, 30 मार्च को। तो ये एक बार आप ओवर थ्रू कर लेना ये डेज को, जो इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको बता दिए मैंने। बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडवी ने एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम है महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर। तो महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर जो है ना ये बुक किसने लिखी है, डॉक्टर धीरज कखारिया ने, और इसको रिलीज करा था मनसुख मांडवी ने। नेक्स्ट बुक है हमारी विलियम डेलहम्पल की और इस बुक का नाम है द गोल्डन रोड। विलियम डेलहम्पल ने लिखी है और इसने एक अवार्ड जीता है 26 मार्क लेंटन हिस्ट्री प्राइज जीता है इस बुक ने। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक है, नोबेल प्राइज विनर है कैलाश सत्यार्थी की एक नई बुक आई है जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ये बुक एग्जाम में जरूर आएगी क्योंकि कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज मिलाए और इनकी बुक हर बार आती है एग्जाम में। ये बुक रिलीज किसने करी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका नाम है सूर्यकांत, और किरण बेदी जो है ना ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पौंडुचेरी की फॉर्मर, उन्होंने ये बुक रिलीज करी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं। तो हाल ही में जो जल जीवन मिशन स्कीम है ना इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, ये दिसंबर 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। और इसमें टोटल पैसा कितना खर्च करने वाली है गवर्नमेंट, इसमें 8.69 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट। हमें क्या करना है, हर घर तक जो टैप वाटर फैसिलिटी होती है ना हर रूरल हाउस होल्ड तक वाटर फैसिलिटी पहुंचानी है। और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नंबर 6, इसमें क्या दिया है, हमें इंश्योर करना है एबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, तो वाटर एंड सैनिटेशन है ना उसको, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है 2030 तक। फिर हमारी नेक्स्ट स्कीम जो है ना वो है भारत औद्योगिक विकास योजना। इसमें टोटल पैसा खर्च करने वाली है गवर्नमेंट 33,660 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का बजट है, इसमें पैसा खर्च करेगी। तो 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हमें इस स्कीम के तहत। इस स्कीम को बोलते हैं भव्य स्कीम, यानी भारत औद्योगिक विकास स्कीम। तो ये जो 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क होंगे ना उसमें पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, MSME, स्टार्टअप, ग्लोबल इन्वेस्टर सब एक ही जगह मिल जाएंगे। सिर्फ जो नई कंपनी है वो यहाँ पर आएंगी अपना काम स्टार्ट करेंगी। फिर नेक्स्ट स्कीम है हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। तो फाइनेंशियल 2026 से 27 और 30 से 31 तक ये स्कीम चलेगी। इसमें टोटल 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट। इसमें क्या करना है, जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना उससे हमें बिजली जनरेट करनी है, कितनी 1500 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट है।
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है रिलीफ स्कीम को। रिलीफ स्कीम जो है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी। आपको पता है हाल ही में वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंस चल रहा था, जो वॉर चल रही थी, उसकी वजह से जो हमारी शिप वगैरह थी, ऑयल शिप थे, ऑयल टैंकर थे, वो इंडिया तक आ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट करने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए रिलीफ स्कीम लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कराए इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग यानी IVFRT स्कीम। इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए। तो ये पहले थी 31 मार्च 2026 तक और इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक कर दिया है। टोटल पैसा 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अप्रूव करा है गवर्नमेंट ने। जो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम यानी उड़ान स्कीम थी ना, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट में। इसमें पैसा खर्च करने वाली है गवर्नमेंट 28,000 करोड़ रुपए। जो रीजनल कनेक्टिविटी है ना, उसको अप्रूव करना है इंडिया को। रिपोर्ट और रैंकिंग की बात करते हैं तो हाल ही में 7th नेशनल रिपोर्ट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबमिट करी है इंडिया ने। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया 23 नेशनल टारगेट है इंडिया के और 142 इंडिकेटर है इंडिया में। और ये जो इंडिकेटर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं ये इंडिकेटर। और किसके तहत इंडिया ने ये 7 नेशनल रिपोर्ट पब्लिश करी है, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, उसके तहत हमने ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी। कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ना, उसके तहत हमें टोटल 23 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट अचीव करने हैं 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, यानी NHAI ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। ये फर्स्ट एनुअली रिपोर्ट थी नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स की। और ये किसने प्रिपेयर करी है रिपोर्ट, तो इसरो की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल रिपोर्ट सेंसरिंग सेंटर है इसरो का, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है नीति आयोग। तो सेकेंड एनुअली फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज करा था नीति आयोग ने। और इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप किसने करा है, ये करा है उड़ीसा ने। सेकंड नंबर में गोवा में और थर्ड नंबर पे झारखंड में। देखिए इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे अचीवर कैटेगरी, फ्रंट रनर कैटेगरी, परफॉर्मेंस कैटेगरी और एक्सपीडिशनल कैटेगरी। तो अचीवर कैटेगरी ये ग्रीन कलर से जो है ना, ये अचीवर कैटेगरी है। टॉप करा है उड़ीसा ने। फ्रंट रनर में किसने टॉप करा है, गुजरात ने। और अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने टॉप कराए। फिर एक्सप्रेशनल कैटेगरी में केरल ने टॉप कराए। आपको याद रखना है तीनों का टॉप पोजीशन। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो हाल ही में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, प्रेडिक्ट लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। ये एनुअली रिपोर्ट होती है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट कितना है इंडिया में, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में जो मेल का जो रेट है वो है 58.8% और फीमेल में 34.6%। अर्बन एरिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है मेल कैटेगरी में 59.7% और फीमेल कैटेगरी में 22.2%। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वर्क पॉपुलेशन रेशियो कितना है टोटल इंडिया में, इसको आप जरा याद रख लो। टोटल है 43.5% और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है इंडिया में, तो 31%। ओवरऑल की बात कर रहा है, आप रूरल और अर्बन देख लेना, मगर ओवरऑल भी आप याद रखो। हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज करी थी। इसमें SDG जो बुलेटिन है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी। 2 कैटेगरी में रिपोर्ट पब्लिश करी थी, प्लानेट इन फोकस में और डिलीवरी प्रॉस्पेरिटी एट स्केल के लिए। ये 2 थीम पे रिपोर्ट पब्लिश करी थी। फिर हाल ही में नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश करी थी, रियलाइजिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिया पोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये रिपोर्ट भी नीति आयोग ने पब्लिश करी थी। फिर नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो हाल ही में 14th एडिशन जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, उसका 14th एडिशन पब्लिश करा था। ये रिपोर्ट कौन देता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बेरिंग रिसर्च सेंटर है, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके साथ बहुत सारे पार्टनर भी होते हैं, जैसे गेल अप, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, अब मिलकर ये रिपोर्ट देते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने टॉप करा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को, तो वो करा है फिनलैंड ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पाई है। सेकंड आइसलैंड, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ है कोस्टा रिका। इंडिया की रैंक याद रखो, टोटल 147 कंट्री है, इसमें इंडिया की रैंक है 116। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो हाल ही में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके हिसाब से जो माउंटेन्स और ग्लेशियर्स है ना, वो रेपिडली मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी माउंटेन और ग्लेशियर्स है ना, वो रेपिडली क्या हो रहे हैं, वो मेल्ट होकर पानी बन रहा है। रिपोर्ट दी थी यूनेस्को ने। फिर नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया 2026 में। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो आतंकवाद है वो कौन सी कंट्री में है,
वो है पाकिस्तान में। ग्लोबल लेवल में जो बर्किनो फासो सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे नाइजर। आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है, इंडिया की रैंक है 30 नंबर पे। फिर नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इसके हिसाब से जो इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मेजर आर्म्स है ना, वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री करती है, यानी जो आर्म्स होते हैं, ये जो हथियार होते हैं, वो सबसे ज्यादा सप्लाई कौन करता है वर्ल्ड में। टॉप 5 लार्जेस्ट सप्लायर के नाम याद रखो आप, जो आर्म्स यानी हथियार सप्लाई करते हैं दूसरे कंट्री को। तो सबसे ज्यादा जो हथियार सप्लाई करता है ना, यूएस करता है दूसरे कंट्री को, दूसरे नंबर फ्रांस, फिर रशिया, फिर जर्मनी, फिर चाइना। अगर इंपोर्ट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो हथियार है ना, कौन सा देश खरीदता है, देखिए सबसे ज्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट करता है ना अपने देशों में, वो यूक्रेन करता है। तो यूक्रेन की फर्स्ट पोजीशन है, सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदता है वो यूक्रेन खरीदता है। और सेकंड नंबर पे इंडिया की रैंक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया सेकंड नंबर पे, लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया, यानी 8.2% जो शेयर है आर्म्स का वो इंपोर्ट करता है इंडिया, और 9.7% यार यूक्रेन खरीदता है। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया आता है, उसके बाद कतर आता है। तो आपको ये 4 घंटे के नाम याद रखने जो सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करते हैं। आज मैंने आपको जो मार्च मंथ है उसके मंथली करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंबाइन लेक्चर पढ़ाया था। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करेगा, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो वो सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू।